हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। अरे तुम कम से कम बढ़िया ही होंगे तुम तो, हैं? तुमको तो कोरोना हो भी नहीं सकता, ठीक है? ये तो मैं बार बार तुम्हें बोलती रहती हूँ। अरे नालायकों, पढ़ लो, हैं? तुम एक बात बताओ मुझसे, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ तुमको, हैं? तुम पेपर देते हो, टेस्ट देते हो, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है कि आप टेस्ट देते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, ये लेक्चर मैं किसके लिए बना रही हूँ? तुम्हारे लिए बना रही हूँ, देखने के लिए, हैं? तो तुम लेक्चर्स देखते क्यों नहीं हो ढंग से, हैं? मैंने तुम्हें क्या बोला है कि लेक्चर्स कम है, छोटा। अगर तुम ढंग से नहीं देखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, मत देखो। मैं नहीं बोल रही कि तुम याद करो मेरे लेक्चर को, मैं नहीं बोलती, लेकिन बच्चों कम से कम जो मैं चीज़ एडिशनल बताऊँ उसको अपनी एनसीईआरटी में लिख लिया करो, तो तुम्हारे भेजे में फिट हो जाए कि हाँ ऐसा भी होता है। अब मैं क्वेश्चंस देती हूँ उससे रिलेटेड, है ना, और फिर मुझसे आप लोग ऐसे पूछते हैं कि मैम है ना ये क्या है, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये बताओ, इसमें डाउट है, और सीधा सीधा आंसर रहता है, उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सीधा टिक लगाने वाले आंसर होते हैं वो। अब मैं एक बार नहीं बच्चों, बहुत बार हो गया ये, इसलिए मैं आपको बच्चों बोल रही हूँ, एक बार अच्छे से लेक्चर को देखा करो। मेरा लेक्चर देने का क्या मतलब, आप ड्रॉपर हो, आपको चीज़ आती है नहीं, नॉर्मल चीज़ें तो आपको आती है, तो फिर मैं किस लिए बैठी हूँ? नॉर्मल चीज़ें बताने के लिए नहीं, नॉर्मल चीज़ें बताने के लिए बैठी मैं, जो एडिशनल चीज़ें आती हैं उसको कॉन्सेप्चुअल वे समझाने के लिए बैठी हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो कम से कम लेक्चर को देखो तो सही एक बार ढंग से, फिर कुछ समझ में नहीं आए तो हाँ पूछो कि मैम हमें ये लेक्चर में समझ में नहीं आया। अभी तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा अगर किसी लेक्चर से रिलेटेड कि मैम हमें लेक्चर में ये चीज़ समझ में नहीं है, है ना, तो इसका मतलब तो यही है कि आप लेक्चर को ढंग से नहीं देखते, यही है इसका मतलब तो, आई थिंक। ठीक है बच्चों, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही कि मैं आप मेरे लेक्चर को देखो, नहीं, मेरे को कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चों मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए बना रही हूँ। मैं एनसीईआरटी मेरे को खुद रोज़ पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी की मैं सोचती हूँ कि कोई भी लाइन छूटी नहीं, अगर छूट भी जाते हैं तो मैं अगले दिन वापस बता देती हूँ आके कि नहीं मैंने बच्चों के लिए छोड़ दी है, मुझे बताना है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपके लिए ही करती हूँ, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार बच्चों लेक्चर को अच्छे से, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो अपनी एनसीईआरटी और जो भी हम लेक्चर बनाते, जो भी हम लेक्चर में बनाती हूँ, मैं स्पेशली मैं मेरे लिए तो ऐसे बोलूँगी कि मैं एनसीईआरटी लेवल पढ़ाती हूँ पूरा, मेरा मेन मोटो यही है कि भाई एडिशनल अगर चीज़ छूट रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एनसीईआरटी की लाइन नहीं छूटनी चाहिए। तो अगर आप लोग अगर ऐसा करोगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बोल रही कि आप देखो, लेकिन बच्चों कम से कम अपने आप पे भरोसा रखो और लेक्चर को अच्छे से देख के देन फिर एनसीईआरटी में हर चीज़ को नोट करा करो, उसी के सामने, टॉपिक के सामने। मैं आपको हर एक चीज़ बताती रहती हूँ कि इस पैराग्राफ में ये होगा, उसको नोट कर लेना, कोरिलेट करती रहती हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे भी चलो देखने में मज़ा है, क्योंकि अभी इतने 1 महीना हो गया, आई थिंक 1 महीने ज़्यादा ही हो गया है ना, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मैम लेक्चर में आपने चीज़ बताई तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मुझे खुशी है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर मुझसे पूछते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट मेरा मोटो यही है बच्चों कि आप इस लेक्चर को देखो देन फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आपकी इच्छा बच्चों, आप वैसे ही आप बहुत होशियार हो, मुझे पता है, आप लोग को पता है कि सही और गलत क्या है। हम सिर्फ यहाँ आपको सिर्फ पढ़ाने हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ बच्चों मैं आपको सही और गलत का भी बताऊंगी कि क्या चीज़ सही होगी, क्या चीज़ गलत है। मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? नॉर्मल पढ़ाने के लिए नहीं है, नॉर्मल तो हम यूँ ही पढ़ा देते हैं, नॉर्मल पढ़ाने के लिए नहीं बच्चों, मैं आपको एडिशनल चीज़ें पढ़ाने के साथ है प्लस एनसीईआरटी। तो मेरा मोटो यही है कि मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कराऊँ। बाकी मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं तो आपको नॉर्मली करवा सकती हूँ फटाफट, लेकिन मैं क्यों इतना टाइम लेती हूँ? क्योंकि मुझे भले कोई दिक्कत नहीं है, एक लेक्चर ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो चीज़ आनी चाहिए आपको, भले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस बात को बच्चों ध्यान रखो, ठीक है। मुझे पता है आप लोग वैसे बहुत होशियार, नालायकों कम से कम कुछ ध्यान रखो इस बात का, एक बार लेक्चर देखो और उसके बाद अपने क्वेश्चंस करो एनसीईआरटी के साथ, देखना फिर आपको हर एक क्वेश्चन आएगा, इतना तो मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने आप को सेटिस्फेक्शन करके आती हूँ कि नहीं मुझे बाद में ये लेक्चर देना है, तो मुझे भले कितना ही आता हो लेकिन फिर भी हमको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तक कोई छूट तो नहीं जाए, समझ रहे हो ना बच्चों। तो मैं यही चाहती हूँ बच्चों, बस आपको हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान रखना बच्चों, पहले एक काम करो, कुछ मत करो, आप अपनी एनसीईआरटी को लेकर बैठा करो, जब भी मेरे लेक्चर देखो अपने एनसीईआरटी को लेकर बैठा करो। मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ, हमेशा से बोलती आई हूँ, शुरू के फर्स्ट लेक्चर से लेकर के एंड तक लेक्चर होगा ना, तब तक बोलती आऊँगी, ठीक है। और एडिशनल चीज़ होगी तो भी तो मैं बताती हूँ चीज़, तो वो तुम्हें बता देती हूँ कि भाई इसमें लिख लो, क्योंकि वो चीज़ें एडिशनल चीज़ें बुक में नहीं दी हुई रहती है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। चलो तो मुझे बस यही बोलना था, बाकी अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बहुत बोर कर दिया मैंने, है ना। चलो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना ना। हाँ देखो, आज अपन अपना मकल कैविटी कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। चलो
सबसे पहले तो आपको कल मैंने पिछले लेक्चर में अपन ने बेसिक देखा, डाइजेशन क्या होता है, किस टाइप का होता है, ये वगैरह मैंने आपको रामायण बताई थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने फर्स्ट बकल कैविटी स्टार्ट करा। बकल कैविटी के अंदर अपन ने फर्स्ट टंग कंप्लीट करा था। ध्यान रखना, टंग में पेपिली वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। आते हैं क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ाती इतना डीपली, वरना मैं कल ही कंप्लीट करा देती बकल कैविटी, है ना। लेकिन आता है बच्चों, पूछा जाता है, इसलिए प्लीज़ उसको नोट करना, ठीक है। वो जगह दे रखी ना एनसीईआरटी में, वो तुम्हारी मेहंदी बनाने के लिए नहीं दे रखी है कि तुम उसको ड्राइंग करो, अपनी शक्लें बनाओ। वो दे रखी है कि कुछ एक्स्ट्रा हो तो वहाँ लिख लो, वहाँ शक्लें बनाएंगे, वहाँ मेहंदी बनाएंगे, नालायक, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना अब इसको। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने बकल कैविटी फर्स्ट स्टार्ट। तो बकल कैविटी में अपन ने फर्स्ट टंग कंप्लीट, टंग मैंने कल इसलिए करा दिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा था, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं टंग कंप्लीट कर देती हूँ, टंग जल्दी हो जाएगा। आज के लेक्चर में अपन टीथ अच्छे से पढ़ेंगे और उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने कल टंग कंप्लीट कर लिया था बच्चों, ठीक है ना। हाँ, बुरा बुरा मत मानना, हाँ ठीक है, बुरा ना मानना तो फिर तुम देख लेना, बहुत पिटोगे मुझसे, ठीक है बच्चों। मेरा तो काम, मैं तो बोलूँगी तुमको, मुझे जो लगेगा मैं तुम्हें बोलूँगी, तुम्हारे भले के लिए, भले तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे, ठीक है। तो बुरा नहीं माननी बच्चों, जो बात है मेरे को जो लगा मेरे वो चीज़ बोल देती हूँ, मैं नहीं रखती मन में, ठीक है ना। भले आप देखो इसको ना देखो, कभी तो देखोगे इस लेक्चर को, तो मेरी बात तो भेज में जाएगी कभी ना कभी, नालायक को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब सेकंड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टीथ, ठीक है। अच्छा एक बात बता दो, जैसे मैंने टंग के लिए आपको एक शब्द बताया था लिंगुअल, ध्यान रखेंगे इस बात को कि टंग को, है ना, मेडिकल टर्म में लिंगुअल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, लिंगुअल, ठीक है। टीथ को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं डोंट, वो वाला डोंट नहीं, DONT वाला डोंट नहीं, डोंट, ठीक है। DONT मतलब इसको टूथ भी एक बोलते हैं, टीथ, समझ गए ना बात को। तो डोंट कहा जाता है, मतलब किसी के भी नाम के पीछे डोंट लग जाए, बीच में कहीं लग जाए तो समझ जाए ना कि मतलब है ना टीथ की बात हो रही है, ठीक है। मतलब एक बात बता रही हूँ मैं नॉर्मली, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा टीथ के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, मैंने स्ट्रक्चर पहले इसलिए बना दिया क्योंकि फिर बाद में बनाने में टाइम जाता, इसलिए मैंने पहले बना के नक्की कर दिया। इसको अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले ह्यूमन डेंटिशन पढ़ाने से पहले टीथ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। चर्चा का मतलब समझ गए, जैसे जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, आपको मैं 3 चीज़ें पढ़ाऊंगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ह्यूमन के साथ साथ फ्रॉग्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स का भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा भेजे में फिट कर लेना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले पहला टीथ में फर्स्ट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टीथ, यानी टीथ उस ऑर्गेनिज्म में टीथ के सेट कितने आते हैं उसके बिहाफ पर अपन इनको बांटेंगे, ठीक है। फर्स्ट होता है बच्चों, फर्स्ट है मोनोफियोडोंट, ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ। दूसरा है डाइफियोडोंट और तीसरा है पॉलीफियोडोंट, ठीक है। अब नाम में पता चल रहा होगा आपको क्या मतलब है। मोनो का मतलब एक, यानी लाइफ टाइम में इसकी एक ही ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ टाइम में एक बार ही सेट मतलब जैसे अपने अंदर दो बार दांत आते हैं, 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। एक तो मिल्क टीथ होते हैं और एक कौन से टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, एडल्ट टीथ बोलते हैं ना, ठीक है। अभी बात करेंगे उसकी। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही टीथ आते हैं, अगर वो दांत टूट गए तो बोखले ले जाएंगे, बोखले का मतलब जानते हैं ना, मतलब उनके दांत नहीं आएंगे फिर। तो इसका एग्जाम्पल है, जो बच्चा आपको ध्यान रखना है, वेल जो मछली होती है ना, वेल जो मछली होती है वो मोनोफोइडेंट होती है। डाइफोडोंट में आते हैं बच्चों अपने ह्यूमन, ध्यान रखना इस बात को। और पॉलीफियोडोंट में कौन आता है, एक तो अपने फिशेस, ठीक है, फिशेस के साथ एम्फीबियंस में आपको याद रखना है फ्रॉग, बाकी और किसी का नहीं पूछेंगे, बस फ्रॉग्स याद रखना, ठीक है। एम्फीबियंस, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स, समझ में आ गया, ये बात याद रखनी है। बर्ड्स की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि बर्ड्स में टीथ होते ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी, फिर दिमाग लगाओगे मैडम वो क्यों छोड़ दिया, वो भी बता दो, तुम रोने लग जाते हो। तो पहले बता चुकी हूँ, बर्ड की टीथ नहीं होते, बीक होती है, वो डायरेक्ट निगलते हैं खाने को। रिमेंबर द पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया, धमका नहीं रही हूँ मैं, हाँ तुम धमकी समझ लो इसको, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, याद करने का तरीका बता दूंगी, रो मत, ठीक है। चलो
कि हमें इतना याद करना पड़ेगा, तुम पहले रोने लग जाते हो। मुझे तुम्हारी भावना समझ में आ जाती है, पता है, तुम्हारी भावना सब समझ जाती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, दूसरा है अपना कि जो अटैचमेंट यानी तीत किस तरीके से उनके मसूड़ों के साथ, उनके लोअर जबड़े और अपर जबड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट यानी किस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है अपने पास एक्रोडोंट। एक्रोडोंट ये क्या होता है, तो मैं वैसे तो समझ में आना नहीं है, डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। एक्रोडोंट होते हैं, ये सरफेस है और दांत ये रहा, बिल्कुल सरफेस पे जुड़े होते हैं। एक्रोडोंट वो होते हैं जो इनकी सरफेस पे जुड़े होते हैं, यानी कुछ ऐसे, ये इनके मसूड़े हैं और ये दांत है, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं और बहुत ही वीक होते हैं दांत। वीक मतलब ईजिली टूट जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहले मैं लिख दूँ, ठीक है। दूसरा होता है अपने पास थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होते हैं बच्चों, थीकोडोंट वो होते हैं जो धसे हुए रहते हैं, ठीक है ना, है ना। थीकोडोंट क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। धसे हुए मतलब ऐसे देखो, ऐसे वाले मैं एक बना देती हूँ, रोगे ऐसे तीत, है ना, ऐसे तीत जो पूरी तरह से फिक्स होते हैं सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर में, उसको थीकोडोंट बोलते हैं। और एक और होता है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट, है ना। प्लूरोडोंट जो होते हैं बच्चों ऐसे होते हैं तीत, मतलब हाफ अटैच्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर भी होता है बट ये ऐसे अटैच्ड होते हैं, ऐसे अटैच्ड होते हैं। तो है तो अंदर की तरफ है तो सही है, इन्वेजिनेट है, लेकिन इतने बोलते हैं ना टाइटली अटैच नहीं है, अच्छे से समझ में आ गए। तो सबसे पहले ये पूरी तरह से निकल लेंगे, एक घूसा पड़ते, एक मुक्का पड़ते पूरी तरह से निकल लेंगे। मैं अब एग्जाम्पल बता दूँ फिर रहोगे तुम। इसका एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, फ्रॉग्स। याद रखना है बच्चों, फ्रॉग्स। एम्फीबियंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, थीकोडोंट में आते हैं अपने ह्यूमंस। और आपको एक और बात बताऊं, ह्यूमंस के अलावा और कौन आ सकता है, ह्यूमंस में के अलावा आ सकते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के तीत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, बहुत पूरी तरह से फिक्स होते हैं जबड़े के अंदर। तो ध्यान रखना, क्रोकोडाइल, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, क्या बोलते हैं, मगरमच्छ बोलते हैं ना, मगरमच्छ। तुम जानते हो मेरी इंग्लिश कैसी है तो तुम देख लेना, ठीक है। हाँ, पढ़ लेना है, क्रोकोडाइल लिख लेना तुम। और ये जो तीत होते हैं ये किसमें देखने को मिलते हैं, फिशेस में, फिशेस और रेप्टाइल्स में, नॉर्मल रेप्टाइल्स में। समझ में आ गया, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, फिशेस के अंदर मतलब नॉर्मल एक्रोडोंट तरीके के भी हो सकते हैं, तो सम फिशेस में ऐसा भी देखने को मिलता है। पूछा नहीं जाता नॉर्मली, आपको याद किसका रखना है, अब सुन लो, याद किस किस का रखना है। देखो, एक तो याद रखना है, इसका तो पूरा याद रखोगे आप, रट लेना ये वाला। इसमें आप याद रखोगे बच्चों एक्रो में फ्रॉग, क्योंकि आपके फ्रॉग दे रखा है, क्योंकि आपके फ्रॉग दे रखा है, उसके अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मैंने आपको टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया था। थीकोडोंट याद रखना है और प्लूरोडोंट याद रखना है आपको। समझ में आ गया, ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन पूछे जाते, रोना मत फिर, रोगे फिर, ठीक है। अब सुन लो, अब एक और है, वो है शेप। शेप का बता देती हूँ फटाफट, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। फिर अपन तीरों को डिस्कस करेंगे, 1, 2 और 3। तो तीसरा भी बता देती थी, तीसरा तो छोटा सा ही है ना। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मैं वापस पूरा समझाऊंगी, 1 मिनट रुक जाओ, बस लास्ट और बता दूं उसके बाद। जैसे पहला एक और होता है अपने, जैसे शेप के अकॉर्डिंग, जैसे शेप मतलब होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब होता है कि सारे जो तीत होते हैं, सारे दांत एक जैसे हो, और ये किसमें देखने को मिलता है, फ्रॉग्स में, ठीक है। ये याद रखना है बच्चों आपको, जो बताऊँ सिर्फ वो याद रखना, ठीक है। और एक होता है हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट मतलब अलग अलग टाइप्स के तीत होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली मैमल्स में आपको ह्यूमंस ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसमें याद रख रखोगे ह्यूमंस, ठीक है। अपन को ह्यूमन से मतलब है। अब सुन लो, अब ये 3 मैंने आपको बता दिए, है ना, फ्रॉग्स के। अब सुनो, फ्रॉग क्या मतलब, ये तीत के। देखो, जो तीत होते हैं बच्चों वो किस किस टाइप के होते हैं, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट, यानी उनके लाइफ टाइम में कितने सेट ऑफ टीथ आते हैं, ठीक है। होमोनोफॉइडेंट मतलब उनके लाइफ टाइम में एक ही सेट ऑफ टीथ होते हैं, तो उसमें किस में आता है, वेल में। याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखो, मोनोफॉइडेंट है तो एम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एम को उल्टा करेंगे तो कैसे बनाता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू से वेल। इतना तो याद हो ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको।
जो जो बताऊँ उसका तो रटी लो अच्छे से। दूसरा है डाइफोडोन, डाइफोडोन तो रटी लो। डाइफोडोन तो पता है ना, मानव अरे तुम्हारे दांत कितने आते हैं, 2 बार आए होंगे बच्चे में, अरे तुम्हारे बोखले थोड़े रहेगा, तुम एक बार तो आए होंगे, तुम्हारे दूध के दांत आए होंगे, उसके बाद तुम्हारे नॉर्मल दांत आए होंगे ना, तो किसमें आता है, मनुष्य अपन लोग में। और पॉलीफोडोंट, पॉलीफोडोंट में बाकी के जो अपने बच गए बर्ड को छोड़ के, फिशेज, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, ये वाला आप रटो कुछ ही करो बट याद रखो इस बात को, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ऑन द बेस अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है बच्चा कि जबड़े पे किस तरीके से अटैच्ड है दांत, कोई ढीले अटैच होते हैं, कोई लूजली होते हैं, कोई बिल्कुल टाइटली होते हैं, फिक्स होते हैं सॉकेट की तरह। तो एक्रोडोंट वाले जो टीथ होते हैं उनमें कोई सॉकेट प्रेजेंट नहीं होता, ध्यान रखना। सॉकेट का मतलब होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अरे भाई सॉकेट क्या होता है, सॉकेट में क्या होते हैं, छेद होते हैं ना, उसमें अपन फिर क्या बोलते हैं उसको, 3 पिन वगैरह फिक्स करते हैं तो पूरी तरह से फिक्स हो जाता है, वही तो होता है सॉकेट। तो इन दोनों में सॉकेट प्रेजेंट होता है बट इनमें नहीं होता। ये क्वेश्चन आ रखा है आपके। एक्रोडोंट वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कोई सॉकेट प्रेजेंट नहीं होता, फिमली अटैच्ड होते हैं बिल्कुल उनकी सरफेस से। वो किस में देखने को मिलते हैं, फ्रॉग्स में। इसलिए आपको मैंने एक बात बताई थी फ्रॉग्स के लिए, फ्रॉग्स में तीत होते तो हैं, फ्रॉग्स में तीत होते तो हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, है ना, 1 मिनट, हाँ, तो फ्रॉग्स में तीत होते हैं कि टूट भी जाते हैं वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पॉलीफोडोंट है फ्रॉग्स, पॉलीफोडोंट बार बार आने के, पॉलीफोडोंट का मतलब जानते हो ना, बार बार आएंगे तीत, टूट जाएंगे वापस आ जाएंगे, बार बार आ जाएंगे तीत, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोखल लड़ने का कोई टेंशन नहीं है उनको, ठीक है ना। तो एक्रोडोंट में आपको याद रखना है फ्रॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। दूसरा थीकोडोन, थीकोडोन का मतलब होता है कि सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और ये होते हैं अपन लोग। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं, जिनमें सॉकेट प्रेजेंट होते हैं, सॉकेट के अंदर अपने दांत धसे हुए रहते हैं, पूरी तरह से फिक्स्ड होते हैं, इसलिए अपने दांत कैसे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इजीली तोड़ नहीं सकते, कोई मुक्का मारेगा तो इजीली टूट नहीं सकते। हाँ, अब कोई ढीठ हो तो वो बात अलग है, ठीक है। और एक है मगरमच्छ, मगरमच्छ का तो आपको पता ही है, ऑब्वियसली बात है कि मगरमच्छ में दांत कितने फिक्स्ड होते हैं, कितने मतलब ऐसे जुड़े रहते हैं, तभी तो वो बेचारा मीट खाता है। कैसे खाता है वो, ऐसे तो खाता है, ठीक है। अच्छा, और अरे हाँ, तुम दिमाग लगा रहे हो, बाकी के जो कार्निवरस होते हैं उनके अंदर भी थीकोडोंट वाले होते हैं। ये तो मैंने वो बताया जो अपने लेवल का है, जब मैं सारे एग्जांपल निकाले नहीं बेटे क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। प्लूरोडोंट का मतलब क्या होता है कि सॉकेट तो होता है लेकिन उसमें फिमली अटैच्ड होते हैं, वो मतलब इजीली अटैच होता है, मतलब इतना फिक्स अटैच नहीं होता है। तो फिशेज और रेप्टाइल्स में आपको ऐसे देखने को मिलता है। तीसरा बच्चा बेसिस ऑफ शेप, शेप के हिसाब से मतलब या तो जितने भी तीत होंगे बिल्कुल सेम शेप के होंगे, जैसे ऐसे बिल्कुल जितने भी दांत होंगे ना किसके अंदर, मेंढक में, वो बिल्कुल सेम शेप के आकार के होंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं हिट्रोडोन, हिट्रोडोन मतलब अलग अलग शेप, यानी अपन लोग के अंदर 4 अलग अलग शेप के तीत पाए जाते हैं ना, इसलिए अपन लोगों को हिट्रोडोन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये बात आपको ध्यान रखने पर देख लो। अब इससे अपन को काम की बात क्या देखनी है, ह्यूमन डेंटिशन। तो अब मैं यहाँ पर एक कहाँ लिखूँ, या लिख देती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ह्यूमन डेंटिशन, क्या लिखूंगी बच्चों, ह्यूमन डेंटिशन। तो ह्यूमन डेंटिशन देखो, सबसे पहले ह्यूमन डेंटिशन कैसा है, डाइफोडोंट, डाइफोडोंट। दूसरा ह्यूमन कैसा है अपना, थीकोडोंट, ठीक है। और तीसरा कैसा है ह्यूमन, हिट्रोडोंट। तो ये हो गया ह्यूमन डेंटिशन, और ये आपकी बुक में दे रखा है। बुक के अंदर आई थिंक 2-3 में से 2 दे रखे हैं, एक नहीं दे रखा, मुझे ध्यान नहीं कौन सा नहीं दे रखा, बट आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ह्यूमन डेंटिशन में आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 बार आते हैं लाइफ टाइम में, 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं, डाइफोडोंट होते हैं। थीकोडोंट सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर में धसे हुए रहते हैं टीथ, ठीक है। और तीसरा हिट्रोडोंट, यानी अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, 4 शेप एंड साइज के होते हैं, ये अपन आगे दे दें, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले अब इन तीनों की अच्छे से बात करेंगे। 4 अलग टीथ कौन से होते हैं, उनका फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जो पूछा जाता है आपसे, कौन से विजिडम टीथ होते हैं वगैरह वगैरह सारे नाम अपन देखते हैं। तो एक बार देख लो, पानी पी लेती हूँ फिर इसको मिटाती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया। स्ट्रक्चर की सबसे एंड में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चर की सबसे एंड में बात करेंगे जब अपना टीथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अभी साइड में रख दो। तुम अच्छा बनाया ना, मैं देखो मत इसको डायग्राम को, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो बस अभी, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, अच्छे से पढ़ लेना इसको, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फिर रोएंगे मैडम ये कैसे आ गया, तो मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं आता, ठीक है। हटा दूँ, बच्चों अगर मेरी बात का बुरा लगे ना तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेना, ठीक है। लेकिन मेरे से नाराज़ मत होना तुम, जब तक तुम्हारा नीट का पेपर नहीं हो जाता। मेरा तो काम है, मैं तो डांटूंगी भी तुमको कि पता चले कि मुंह फुला के बैठ गए और लेक्चर नहीं देख रहे हो। समझ में आ रही है बात, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। ये देखो गर्दन उड़ा दी इसकी मैंने,
चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन ह्यूमन डेंटिशन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ह्यूमन डेंटिशन, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब अच्छे से समझना बच्चों, है ना। मैं चौक ले लेती हूँ। ठीक है, ह्यूमन डेंटिशन में अपन पढ़ेंगे ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको जो ह्यूमन में जो टीथ पाए जाते हैं वो नाम लिखवा देती हूँ, देन उसके बारे में चर्चा करेंगे, अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिट्रोडोंट की। अच्छा चलो हटाओ, एक काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डाइफियोडोंट की बात करते हैं, ठीक है। डाइफियोडोंट मतलब 2 सेट ऑफ टीथ, लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ आएंगे अपने, ठीक है। चलो अब बात करें अपन अच्छे से। अब वो कौन कौन से होते हैं? 1 सेट, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 1 सेट और ये दूसरा सेट, सेकंड, एक और एक 2 हो गए, ठीक है। जो पहला सेट आता है वो आता है अपने, है ना, जब अपन 6 महीने के बाद यानी 8 या 1 साल के बीच में, यानी 8 से मतलब ये मान लो कि 3 साल तक, 3 इयर्स तक, 3 इयर्स तक ये पहला सेट आता है अपने। और आफ्टर किसी किसी के ज़्यादा भी हो जाता है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अपन सिर्फ अप्रॉक्स बता सकते हैं, किसी का फिक्स नहीं है। बच्चे के किसी के, है ना, 3 साल के बाद आते हैं, किसी के 3, मतलब समझ गए ना बात को, मतलब बहुत एवरेज, मतलब एवरेज अपन लेके चले, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखो, जो डाइफोडोंट होता है क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे ना। डाइफोडोंट वो होते हैं जिसमें 3 साल के अंदर आते हैं, मतलब जो पहले जो सेट ऑफ टीथ होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ यानी कैसे होते हैं? टेम्पररी टीथ होते हैं। बच्चे एक बात ध्यान रखनी है आपको बात, कि कैसे होते हैं? टेम्पररी टीथ होते हैं, और इनको बेबी टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, मैं इसका नंबर वगैरह सब बताऊंगी, अभी पहले मैं नाम लिख दो। और जो आफ्टर 3 इयर्स यानी इनके टूटने के बाद जो टीथ आते हैं वो आप इनकी कैसे होते हैं? एडल्ट या परमानेंट टीथ होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? परमानेंट टीथ होते हैं, यानी अगर ये टूट गए, अब इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुमने ये दांत तोड़ दिए तो तुम बौखले रह जाओगे, फिर मत रोना, ठीक है। तुम्हारे फिर टीथ नहीं आने, फिर उम्मीद मत रखना अपने शरीर से कि तू वापस टीथ लेकर आए, ठीक है ना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसको बचा के रखना है। उसको तो भले टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाएंगे, बट ये टूट गए तो फिर तुम बौखले रह जाओगे, फिर रोते रहना फिर, ठीक है। चलो अब क्या होता है, अब ये कितने होते हैं टीथ? देखो जो अपने पास, हाँ, जो अपने पास जो टेम्पररी बेबी टीथ होते हैं उनकी टोटल कुल संख्या होती है बच्चों 20, यानी बेबी टीथ कितने आते हैं? कुल कितने आते हैं? 20 टीथ आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं? 20 आते हैं। और जो परमानेंट टीथ आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32, ये तो पता है तुमको, 32 होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूँ, तो ये इनके जो टीथ होते हैं यानी परमानेंट जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। यानी टेम्पररी टीथ की संख्या कितनी होती है? 20, और जो परमानेंट टीथ होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 32। अब ये कैसे आया ये अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कैसे आया, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं हिट्रोडोंट। मैं हिट्रोडोंट बता देती हूँ। अच्छा, थीकोडोंट कुछ नहीं है, थीकोडोंट में कुछ ऐसा समझाने से। थीकोडोंट में क्या है बच्चों? थीकोडोंट का मतलब होता है सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर में दांत धसे हुए रहते हैं, उसको थीकोडोंट बोलते हैं, बस, ठीक है। अब मैं हिट्रोडोंट बताऊंगी, और हिट्रोडोंट और डाइफोडोंट को दोनों को कंपेयर करके अपन दोनों बात करेंगे ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हिट्रोडोंट की। तो सेकंड है अपना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। हिट्रोडोंट की बात करते हैं। हिट्रोडोंट का मतलब क्या होता है कि अपने 4 टाइप्स के टीथ होते हैं बच्चों, अलग अलग टाइप्स के शेप एंड साइज के टीथ होते हैं। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं अपने अंदर, किसमें? ह्यूमंस में, ठीक है। वो 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं ये भी आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट लाइन वाइज ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है, लाइन वाइज ध्यान रखेंगे। चलिए, फर्स्ट होता है अपने बच्चों, कौन सा होता है? इंसीजर, सही लिखा है क्या? दूसरा होता है बच्चों केनायन, ठीक है। तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है बच्चा अपना मोलर, ठीक है। तो ये 4 तरह के टीथ होते हैं, लेकिन आप ये जो टीथ मैं आपको बता रही हूँ लाइन वाइज ध्यान रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? आपको इजी होगा बच्चों। तो चलो इसको भी साइड में रखते हैं। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला की, कंपेयर करेंगे दोनों को ही, मैं छोड़ नहीं रही कुछ भी, ये भी कंपेयर होगा, ये भी कंपेयर होगा। टोटल 20 भी लेकर आएंगे, टोटल अपने पास 32 भी लेकर आएंगे। तो तुम रोना मत, ये मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, हाँ ठीक है। चलो अब ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला किस किस का बात करेंगे अपन? एडल्ट का और नॉर्मल,
ठीक है। किस किस का बात करें ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, एक तो मिल्क टीथ का यानी बच्चों का देखेंगे पहले तो, ठीक है, और एक परमानेंट वाले अपना वाला देखेंगे। बुक में अपन वाला दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा, ठीक है। परमानेंट टीथ कितने होते हैं टोटल 32 लेकर आना है अपन को 32, और मिल्क टीथ कितने होते हैं 20, ठीक है। चलो ठीक है स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, है ना। फॉर्मूला मिल्क टीथ का होता है 2102/2102, ठीक है। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला होता है 2123/2123। तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि एडल्ट का ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला बताओ तो आपको ये वाला बताना, और अगर बच्चों का पूछे कि बच्चों का ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला बताओ, लेकिन ध्यान रखना उसमें एज देख लेना, 5 साल से कम उम्र के अंदर ही ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन घुमा के लिए, क्योंकि बच्चे तो 7 साल 8 साल के भी होते हैं, ध्यान रखना, तो उनमें परमानेंट टीथ आने लगते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो उनमें फिर ये वाला बताओगे आप, ठीक है। खैर इतना डीपली तो नहीं पता है, लेकिन एम्स में आ रखा है ये पहले क्वेश्चन, लेकिन अब तो इजी पूछते हैं। तो नॉर्मल आया बच्चों का तो ये बताना आपको, अब तो ऐसे ही आएगा। मिल्क टीथ या टेम्परेरी बेबी टीथ का अगर पूछे तो ये वाला बताना 2102/2102, और अगर एडल्ट का पूछे नॉर्मली परमानेंट टीथ का पूछे तो आप ये 2123/2123 बताओगे। अभी क्या होता है, अब इसको अपन अच्छे से समझते हैं। देखो ये मान लो अपना ऊपर वाला जबड़ा है, मान लो, और ये नीचे वाला जबड़ा है, समझने के लिए बता रही हूँ। ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है। लिख देती हूँ फिर रोओगे। ये है अपर लो क्या अपर जो, ठीक है, और ये है लोअर जो, ठीक है। अब दोनों को समझेंगे कैसा आया फॉर्मूला, ठीक है। मैं एक का समझा दूँ तो दूसरे का अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो अब इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी, हाँ ठीक है। ठीक है, ये होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपन देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले अभी यहाँ आ जाओ, मैं एक का बता दूँ, है ना। एक काम करते हैं, इस वाले का देखें, इस वाले तो अपने आपको बता देते हैं। ये जो 4 दे रखे, ये लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है ये है अपर जो के लिए, ठीक है, और ये जो बता रखा है ये है लोअर जो के लिए। तो आपको मैं ऊपर वाले एक समझा दूँ तो दूसरे का वैसे आप ऑपोजिट कर देना, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, आगे वाला जो नंबर होता है वो किसके लिए डिफाइन होता है, इंसीजर के लिए, ठीक है। इसके सेकंड वाला नंबर होता है कैनाइन के लिए, इसका सेकंड वाला होता है बच्चा प्रीमोलर के लिए, और इससे लास्ट वाला होता है मोलर के लिए, ठीक है। अच्छा सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा, ये वाला होगा इंसीजर, ये वाला कैनाइन, ये होगा प्रीमोलर और ये मोलर। समझ में आ गया, ठीक है। एक का समझ जाओ, दूसरे का अपने आप उल्टा कर देना। अब अपन को कितने लाने हैं, अब मैं आपको मिल्क टीथ का बता देती हूँ, देन फिर अपन उसका कंपेयर करेंगे। तो मिल्क टीथ में मुझे टोटल कितने टीथ लेकर आने, 20 टीथ लेकर आने। अब देखो अभी जो फॉर्मूला बता रखा है ना, ये एक जबड़े का, अब मैं आपको ऊपर वाले का बता रही हूँ, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, मैं ऊपर वाले का बता रही हूँ। तो अगर मैं ऊपर वाले का बता रही हूँ तो सिर्फ इसको भूल जाओ, तो मैं इस ऊपर वाले का बता रही हूँ कि बच्चे का जबड़ा है, बच्चे में ये ऊपर वाले टीथ आ रहे हैं, तो ऊपर वाले का भूल जाओ, तो इसका हाफ हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो है ये वाला जो है, इसका भी हाफ का फॉर्मूला है ये, समझ गए बात को, यानी इस हाफ का भी हाफ यानी 1/4 का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, यानी पहली बार में इंसीजर कितने आएंगे, 2 आएंगे ऊपर, तो यहाँ इंसीजर आएंगे 2, ठीक है। देन उसके बाद में कितना कैनाइन कितना आएगा, 1, है ना। फिर उसको प्रीमोलर आएंगे ही नहीं, यही है क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीमोलर नहीं आएंगे, जगह छूट जाएगी यहाँ पर, और फिर 2 आएंगे अपने पास मोलर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किसका बताया है, एक ही साइड का बताया है, तो मैं इसको भी 2 से इंटू करूँगी और इसको भी 2 से इंटू करूँगी, तो अपने पास हो जाएगा, अरे 4 से पूरे को 4 से इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इंटू करो, तो पहले तो इसको जोड़ो, कितने हुए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10, 2 और 1 3, 3 दूनी 5, 5 दूनी 10, तो 10, और 10 और 10 कितने हो गए टोटल 20, तो ये 20 फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया। तो जो अपन को ये फॉर्मूला दे रखा होता है, ये पूरे जबड़े का, लोअर और अपर जबड़े का 1/4 है, और अगर मैं एक जबड़े का बात करूँ तो उसका हाफ का दे रखा है, समझ में आ गया बात को। आप ऊपर कभी भी दोनों को एक साथ मत समझो, सिर्फ एक को समझो, ऊपर वाले जबड़े का समझ जाओ, उसको उल्टा कर देना, उसको ऐड कर देना एंड में, ठीक है। तो ऊपर वाले जबड़े में एक साइड में इतना आता है, अब इसका उल्टा कर दो दुगुना, सेम ऐसा भी इसमें होगा, तो टोटल कितने टीथ हो जाएंगे, मिल्क टीथ के 20 टीथ हो जाएंगे। पहले उसका बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन बताती हूँ क्वेश्चन कैसा आता है। अब उसका कंपेयर करो, परमानेंट टीथ में एक बार में कितना आएगा, एक बार में ऊपर वाले के 2 इंसीजर, फिर 1 कैनाइन, फिर प्रीमोलर आ जाएंगे आपके पास 2, फिर मोलर आ जाएंगे 3, हो गए, समझ में आ गया। अब इसको इंटू करो, तो इसका भी 1/4 तो ये भी 2, और इसको भी 2 से इंटू करो, तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 दूनी 16,
और इसका भी कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 दूनी 16 और 16 और 100 कितने हो गए 32 तीत हो गए टोटल 32। 16 ऊपर वाले जबड़े में आते हैं, 16 नीचे वाले जबड़े में आते हैं, तो टोटल 32 हो गए। सेम बच्चों के अंदर 10 ऊपर वाले जबड़े में आते हैं, 10 नीचे वाले जबड़े में आते हैं, टोटल जुड़े के तो हो गए टोटल 20। आई होप आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ये नहीं आते हैं, सुन लो। सबसे इजी क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन क्या आएगा कि परमानेंट टीथ का फॉर्मूला बताओ, ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला बताओ नॉर्मल, तो आपको ये वाला बताना है। अगर वो बच्चों का बोलता है, पढ़ लेना क्वेश्चन को, अगर बच्चों का बोलता है तब अपन को ये वाला बताना है। खत्म। अब क्वेश्चन क्या था, अब ये सुनो। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे कि मिल्क टीथ में ऐसा कौन सा टीथ है जो आता ही नहीं है, तो वो है प्रीमोलर। देख लो, तो मिल्क टीथ में प्रीमोलर आते ही नहीं है। जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब है आए नहीं है। प्रीमोलर सिर्फ फर्स्ट टाइम कब आते हैं, परमानेंट टीथ में ही आते हैं। तो बताओ, देखो क्या बोला मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, प्रीमोलर किस में आएंगे, सिर्फ परमानेंट टीथ में आते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, इनका नंबर पूछ लेंगे। मिल्क टीथ में आपसे पूछ लेंगे इंसीजर कितने आते हैं एक बार में, 2 बता देना। समझ गए ना, नंबर का तो समझ ईजी है। सेम एडल्ट में पूछ लेंगे कि एडल्ट डेंटल फॉर्मूले में मोलर कितने होते हैं, मोलर कितने आते हैं, तो आप बताओगे 3। ठीक है, अगर टोटल पूछे तो टोटल मोलर कितने आएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी ये क्या बोलते 3 ये रहे। ठीक है, 3 और 3 6 है ना, और आप इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 मोलर होते हैं टोटल। ठीक है, ऐसे इंटू करके बताना टोटल। बच्चों समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? देखो बच्चों वापस समझो, देखो मेरे को ये चीज़ समझानी है किसी भी तरह। पहले तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए कि 20 कितना है। आई होप ये था तो आ गया। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसको कंपेयर करके पूछे। अगर आपसे पूछे, इसको कंपेयर करते, इसको छोड़ो अभी क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आती, यहाँ से आता है क्वेश्चन। इसको देखो, अगर आपसे पूछ ले कि एडल्ट फॉर्मूले में, एडल्ट डेंटल फॉर्मूले में टोटल मोलर कितने आएंगे, ठीक है, तो बताओ 3 थे, 3 ऊपर 3 नीचे, लेकिन 2 बार आएंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 और 6 कितने हो गए 12, तो 12 मोलर आते हैं पूरे टोटल। अपने दांत में कितने मोलर आते हैं, 12 मोलर आते हैं। लिखे, अब एक काम करते हैं, मैं लिख देती हूँ। तो मोलर कितने आते हैं टोटल 12। ठीक है, प्री मोलर कितना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितने हो गए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, तो प्री मोलर कितने हो गए बच्चों 8 हो गए। समझ में आया? ठीक है, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 और 2 4, तो कैनाइन कितने आते हैं 4। और अगर इंसिजर की बात करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितने हो गए 8। अब कंपेयर करो कितने हो गए, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, तो ये हो गए टोटल संख्या। ये भी लिख दी लो मैंने, तुम्हारे लिए इतना भी कर दिया मैंने। ये तो अब तो याद रख लेना कि अगर टोटल पूछो तो अब तो बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ध्यान रखो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, लग ईजी रहा है ये, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब आपसे पूछेगा, अब इसमें भी सेम ऐसे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताओ 2 दूनी बत कर लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका तो प्रीमोलर नहीं आती, बात रखना। अब मुझे बताओ कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो नया, जो वहाँ आई है मोलर का फर्स्ट। मोलर के अंदर देखो, मोलर के 2 तो पहले ही आ गए हैं, तो 2 इसमें भी आ गए थे, लेकिन मोलर का एक नया परमानेंट में आया है। और वो जो एक नया मोलर आता है ना परमानेंट में, वो 18 यानी 17 साल के बाद आता है, और उसी को अपन विजडम टीथ कहते हैं। तो जो एक मोलर आता है ना, वो कब आता है, आफ्टर 17 ईयर, जब अपने 17 साल के हो जाते हैं उसके बाद आता है। और उस एक मोलर को बच्चों क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विजडम टीथ होता है वो कौन सा होता है, और वो कौन सा होता है, तो लास्ट फर्स्ट मोलर। तो अब मुझे बताओ इसकी संख्या, विजडम टीथ की संख्या कितनी होगी, बोलो। 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो मतलब समझ गए ना बात को। इसमें से आप कितने निकालो, 4 निकाल लो, तो 4 हो गए विजडम टीथ, हो गए नहीं हो गए, 2 इधर आएंगे 2 इधर आएंगे, मतलब समझ गए ना, मतलब 1 2 1 2 ऐसे आएंगे। ठीक है, अरे समझ में आ गया विजडम टीथ कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, नहीं आया समझ में? वापस बताऊं बच्चों, देखो 2 तो इसमें पहले आ गए थे, 2 तो मोलर पहले आ गए थे, तो एक नया आया है ना, 3 हुआ, तो इसका मतलब एक नया है मोलर का। तो वो जो एक नया आया है ना, वो विजडम टीथ कहलाता है। वो 17 साल के बाद इसको अकल डाढ़ कहते हैं, लो तुम्हारी देशी भाषा में अकल डाढ़ आती है ना, दर्द होता है बहुत तेज, किसी किसी दर्द ज़्यादा, किसी से कम दर्द होता है, तो वो 17 साल के बाद आता है। तो अब मैंने बता दिया, अकल डाढ़ ऐसी कितनी आएंगी तुम्हारे, 4 आएंगी, 4 कंपेयर कर लो। कैसे, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो 2 4 विजडम हो गए। अब बताओ तुमसे तो क्या पूछूं, मतलब आई होप आपको समझ में आया। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स है ये, पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं। विजडम वाला टीथ बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और एक बात और बता दूँ मैं कि जो ये विजडम टीथ आता है, ये मतलब है ना
प्री मोलर के जबड़े के अंदर आता है। खैर ये अपना इतना है नहीं, पहले आते थे, इस क्वेश्चन अब नहीं आते, बट इतना तो कम से कम ध्यान रख लेना तुम नालायक को, ठीक है। चलो तो अब इस बात को अब ध्यान रखेंगे तो अपना ये तीत वाला कंप्लीट हो। अब अपन किसकी बात करें, इन चारों के बात करेंगे, मतलब कि ये कैसे दिखते हैं, इनका शेप बता देती हूँ मैं कैसे कैसे दिखते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, एक बार देख लो भाई फिर बोलोगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और मैंने आपको ये चीज़ समझा दी होगी, आई होप अच्छे से। नहीं आई होगी ये नंबर नहीं है, अपर जो और लोअर जो है, सिर्फ आप कुछ नहीं करना, ऊपर वाले जबड़े का मैंने तुम्हें एक ही बात बोली, जब भी कभी कंपेयर करने के लिए आवे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो और उसको उल्टा कर दिया करो। अभी भी दोनों चीज़ को याद रखोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ना तुम्हारे भेजे में बैठेगा और दिमाग और ख़राब करोगे कि हमको आ नहीं रही वो चीज़, ठीक है। हटा दूँ अब इसको मैं, चलो अब इसको हटाते हैं। अब अपन बात करते हैं तीत की, जो अपने चारों तीत है उसकी बात कर लेते हैं। तो अब इसको हटा दूँ तो हो गए टोटल, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, ठीक है, हटा दो। चलो चलो अब अपन बात करते हैं इन चारों तीतों के बारे में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं देखो बच्चों, समझो। देखो इंसीजर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, आपने देखे होंगे अपने आगे वाले जो दांत होते हैं ना, मेरे दांत दिख रहे होंगे, मैं हंस रही हूँ सॉरी, है ना, मतलब समझो तुम होशियार हो तो मैं अपने दांत कैसे दिखाऊँ तुमको, है ना, मैं हंस रही हूँ तुम्हें दिख रहे होंगे, तो अरे तुम्हारे खुद के दांत देख लेना, ठीक है। हाँ तो समझो हर चीज़ के, है ना, ये बात समझो, है ना। हाँ तो इंसीजर कैसे होते हैं बच्चों, ऐसे शेप के होते हैं। एक बात मैं बता दूँ, इनका काम होता है कुतरने का। ये जो करते हैं ना, ये क्या, मेरे को इंग्लिश नहीं आती बच्चे, कुतरने को क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी भाषाओं को समझेंगे, मुझे इंग्लिश में याद है लेकिन मैं भूल गई, बट मैं आपको हिंदी बता रही हूँ ना बच्चों, समझो। देखो इंसीजर जो होते हैं वो बच्चों अपने आगे वाले तीत होते हैं, है ना, और इनका काम होता है दांतों को कुतरना, है ना, दांतों को कुतरना क्या, किसी भी चीज़ को कुतरने का काम करते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताऊँ, आप समझो, बहुत हो गया ऐसे बचा। बच्चों ये जो दांत होते हैं वो रैबिट्स और रैट्स में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ध्यान रखेंगे। इंसीजर जो होते हैं वो किस में डेवलप्ड होते हैं ज़्यादा, है ना, इंसीजर किस में डेवलप्ड होते हैं बच्चों ज़्यादा, वो होते हैं रैबिट, क्योंकि अगर आपने नोटिस करा हो तो ये कोई भी सब्जी या फिर कोई भी फूड खाते हैं तो अपने आगे वाले तीत से ही कुतरने का काम करते हैं। रैट्स, चूहे और खरगोश जो होते हैं ना बच्चा, उन्हीं में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, मोर डेवलप्ड या मॉडिफाइड, जब भी उनके आगे वाले दांत बड़े होते हैं। तो ध्यान रखना इंसीजर वाले दांत उनके क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैनाइंस। कैनाइंस बच्चे ऐसे होते हैं, ये तो देखे ही होंगे आपने, अपने दांत होते हैं ना ऐसे, ये होते ही हैं। फिर ये दांत पहले अपने जब आदिवासी थे अपन, जब अपने अंदर ये बहुत ज़्यादा विकसित थे ये दांत, क्योंकि ये दांत ऐसे होते हैं जो चीरने फाड़ने का यानी टोरिंग करने का, टीयरिंग करने का काम करते हैं। क्योंकि उस समय अपन आग के आविष्कार नहीं होते तो अपन कच्चा मांस खाते थे, तो उस समय बहुत करोड़ों साल पहले अपन जब कच्चा मांस खाते थे तो उस समय, है ना, अपन को कच्ची चीज़ें खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अपने दांतों से, इसलिए अपने दांत ज़्यादा बड़े थे। लेकिन जैसे जैसे अब आग का आविष्कार हुआ तो अपन हर चीज़ को पका के खाने लग गए, तो अपने दांत रिड्यूस हो गए। तो अपने अंदर ये दांत हैं बट बहुत छोटे अमाउंट में, लेकिन आज भी ये दांत आपको कार्निवरस के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मिलेंगे, क्योंकि शेर हो गए, लायन हो गए, वाइल्ड फॉग हो गई, क्या बोलते हैं उससे, फॉग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी में यानी लोमड़ी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो कार्निवरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनके अंदर आपको ये वाले दांत ज़्यादा डेवलप्ड मिलेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि जो कैनायंस होते हैं ना, वो ज़्यादा किस में होते हैं, कार्निवरस में, क्योंकि कार्निवरस कैसे होते हैं, चीरने फाड़ते हैं वो, तो इसका काम क्या होता है ना, टीयरिंग, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, है ना। तो ये किस में डेवलप होते हैं, मोर डेवलप्ड, ठीक है, मोर डेवलप्ड इन कार्निवोर, समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं प्रीमोलर मोलर। प्रीमोलर और मोलर का दोनों एक जैसे होते हैं, थोड़े थोड़े सेम होते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे सेम होते हैं, ऐसे तीत होते हैं इनके, ठीक, ऐसे तीत होते हैं ये। इनका जो सरफेस एरिया होता है बाकी के दांतों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका काम होता है ग्राइंडिंग करना, और ग्रिप बना के ग्राइंड करना। खाने को तोड़ने फाड़ने का काम तो इन दोनों ने कर दिया, लेकिन अब उसको ग्राइंड करते रहना। ग्राइंड का मतलब छोटे पीसेस में तोड़ना, तो वो कौन करता है, तो जितना अच्छा सरफेस एरिया होगा तो खाना अच्छे से ग्राइंड होगा, इसलिए इनका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है, और इनके ऊपर जो जगह होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये वाला किस में डेवलप होता है, हर्बीवोरस के अंदर। हर्बीवोरस होते हैं ना, जो वो चबाते रहते हैं। गायों को देखा होगा तुमने, गायों को देखा है, तो आपको मैं बता दूं
कि प्री मोलर एंड मोलर जो होते हैं वो हर्बीवोरस के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि वो दांतों को, वो खाने को चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ऊँट जैसे हो गया, समझ गए ना बात को, तो उनके अंदर ही ज़्यादा डेवलप होते हैं। क्लियर हुआ? चलो बढ़िया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑलमोस्ट टीथ कंप्लीट हो गया है, बस अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखना है। फिर ये कंप्लीट हो गया टीथ, फिर अपन सैलिवरी ग्लैंड करेंगे, ठीक है। तो ये था अपना टीथ का स्ट्रक्चर। तो टीथ के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार एनसीईआरटी में टीथ का डायग्राम दे रखा है साइड में, है ना, उसको एक बार पढ़ लेना। स्टमक के ऊपर, स्टमक के डायग्राम के ऊपर डायग्राम दे रखा है, उसको प्लीज़ एक बार डिटेल में एक बार देख लेना, उसमें किस किस तरीके से दे रखा है। बस कुछ नहीं, उसमें डायग्राम बना के ये चीज़ बता रखी है, ठीक है। चलो अब अपन लास्ट अपना टॉपिक है टीथ का स्ट्रक्चर, इसका टीथ का लास्ट टॉपिक है, फिर अपन सैलिवरी ग्लैंड करेंगे। अब अपन बात करते हैं टीथ की। बच्चों अगर मैं टीथ की बात करूं तो ध्यान से सुनेंगे सब, है ना। अगर मैं टीथ की बात करूं तो टीथ का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ठीक है। टीथ का जो अंदर अगर आप देखो तो टीथ के स्ट्रक्चर आप जब बाहर से देखोगे तो आपको वाइट कलर के दिखता है। तो वो जो वाइट कलर का जो वो टीथ होता है ना, वो जो वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डेड मटेरियल से मिलकर बनता है। डेड तो नहीं होता एक तरीके से, वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल भी कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं इनेमल, जो अपन को दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखो बच्चों, है ना, क्या होता है अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे एक तो मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया, हाँ अब ठीक है। जो टीथ होते हैं उसके 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक तो क्राउन, एक नेक, ये रहा, एक क्राउन फर्स्ट, एक नेक और तीसरा रूट, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं किसके, टीथ के। क्राउन वो पार्ट होता है जो अपन को विजिबल होता है बाहर से, ठीक है। नेक वो पार्ट होता है छोटा सा जो मसूड़ों को टीथ से जोड़ के रखता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और रूट वो पार्ट होता है जो अंदर धंसा हो रहा था, जो अपन को विजिबल नहीं होता, दिख रहा होगा आपको रूट वाला पार्ट, ठीक है। क्राउन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बहुत चमचमाता होता है, टीथ ना सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो इनेमल की वजह से होता है। इनेमल एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अपनी बॉडी का, हार्डेस्ट टिश्यू बोल लो या हार्डेस्ट सब्सटेंस बोल लो। टिश्यू नहीं बोल सकती क्योंकि बच्चा ये किसी भी सेल से मिलकर ही बना होता है, ये सिर्फ एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और सोल्यूट्स के, ये सब्सटेंस के डिपोजिशन से बनता है, इसलिए बहुत हार्ड होता है ये। आप टिश्यू बोल सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। टिश्यू को आप अगर बोलना चाहो तो दांत को बोलो, ठीक है, लेकिन इसको आप हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलोगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता, पहले आता था क्वेश्चन, अब ये पूछा जाता है कि इनेमल का डिपोजिशन आखिर कौन सी सेल करती है। तो ध्यान रखेंगे सबके सब, अमीलोब्लास्ट सेल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन बच्चों, प्लीज़ इस बात को नोट करेंगे कि अमीलोब्लास्ट सेल होती है अंदर, वही इनेमल सब्सटेंस का डिपोजिशन करती है। जब अपने अंदर दांत बनने लगते हैं तो धीरे धीरे दांत ऊपर आते हैं ना, तो अमीलोब्लास्ट सेल क्या करती है, इनेमल के डिपोजिशन। अब इनेमल के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम का ऑक्जेलेट्स होते हैं, इसमें फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, अपने दांतों का जो सफ़ेद कलर होता है वो किस कारण होता है, वो होता है अपने इनेमल के कारण है। इनेमल में एक सब्सटेंस होता है बच्चा, जो होता है फ्लोराइड। ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, इसको मैं जो बात बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। फ्लोराइड की कंसंट्रेशन हमें 0.1 मोलारिटी तक चाहिए होती है, तब जाके अपने दांत इतने रहते हैं। लेकिन अपने दांतों में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, अगर अपने माउथ के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो ये दांतों को डीजनरेशन करवाती है, झड़ा देती है अपने दांतों को। इसलिए क्वेश्चन आता है कि फ्लोराइड इज़ अ डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू, किससे लिखोगे, टीथ से रिलेटेड लिखोगे। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि फ्लोराइड क्या करता है, इनेमल के डिपोजिशन को डीजनरेट करता रहता है। बनता तो वाइट अपने फ्लोराइड आयंस की वजह से थे, तो चमकते हैं अपने दांत, ठीक है, लेकिन अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं, तो ये तो था अपना इनेमल जो अपने बाहर होता है। जस्ट इसके नीचे एक और कैविटी, एक और स्ट्रक्चर होता है, वो भी अपने इनऑर्गेनिक साइड से मिलकर बनता है। लेकिन अब रिमेंबर द पॉइंट जो मैं आपको ध्यान रखूँ, इनेमल में 95% से ज़्यादा इनऑर्गेनिक, 98% ही मान लो, ज़्यादा ही मात्रा में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन डेंटाइन भी एक तरीके का हार्डेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन इनेमल से कम होता है, क्योंकि इसमें 60% तक क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, और ये लिविंग सेल से मिलकर बनता है। इसीलिए ये उसके मुकाबले, इनेमल के मुकाबले थोड़ा सा वीक है, लेकिन है भी तो, ये भी तो हार्ड है। तो इसमें 95% से ज़्यादा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं और इसमें
60% से ज़्यादा इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। सेम वही कंपोजिशन, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। डेंटाइन का जो सिक्रेशन करता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो सेल बनाई है मैंने, ये होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार। ओडोंटोब्लास्ट सेल और अमीलोब्लास्ट में कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। तो अमीलोब्लास्ट सेल तो बच्चों इनेमल बनाता है और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेंटाइन बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्लियर। अच्छा, है ना, और ये दोनों क्या सेल कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। तो डेंटाइन मैं आपको बता दूँ, इनेमल जो होता है एक तरीके का डैड है, लेकिन डेंटाइन, है ना, डेंटाइन के साथ एक और चीज़ है, वो बताती हूँ वो क्या है। अब जब आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्लूइड नज़र आ रहा होगा, और उस फ्लूइड को बोलते हैं बच्चे अपन पल्प, और ये गुहा जैसी दिख रही होगी खाली जगह, उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। तो पल्प के अंदर लिविंग सेल्स तैरती रहती है जो ऊपर की सेल्स को खाना वगैरह देने का काम करती है। तो डेंटाइन और जो पल्प होता है ये दोनों ही लिविंग सेल से मिलकर बनता है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ये क्वेश्चन आपके आता है। पल्प कैविटी में आपको यहाँ पर रूट से निकलती हुई कुछ फाइबर्स, जैसे पल्प कैविटी लिविंग क्यों होती है, क्योंकि बच्चा ये वेस्क्यूलर होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्क्यूलर बच्चों, कहीं पर भी वेस्क्यूलर शब्द आ जाए तो वेस्क्यूलर का मतलब होता है कि ब्लड वेसल के साथ साथ उसमें नर्व फाइबर भी हो। तो वेस्क्यूलर क्या होती है कि ब्लड वेसल के साथ साथ जब उसमें नर्व फाइबर होते हैं तो उसको अपन वेस्क्यूलर बोलते हैं, इसलिए ये लिविंग होती है। ऑब्वियसली बात है बच्चों, जो चीज़ लिविंग होगी तो वहाँ ब्लड वेसल तो होगी होगी, ये तो बात आपको पता है। तो पल्प कैविटी में ये देखो नर्व फाइबर है, उसके साथ साथ ये ब्लड वेसल्स होती है। तो पल्प कैविटी में होती है, इनकी सेल्स को न्यूट्रिशन वगैरह देती है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट डेड होता है जो एनिमल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखते। तो पल्प और डेंटाइन कैसा होता है बच्चे, लिविंग सेल से मिलकर लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, रूट के स्ट्रक्चर वो होता है, यहाँ पर ये होता है अपने मसूड़ा, ये अपने गम से, ये गम से है ना, और ये तीत है। तो अभी आपको गैप दिख रहा हो तो आप बोलोगे तीत तो निकल जाएंगे, नहीं बच्चा, यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की एक लेयर बनी होती है और उस लेयर को अपन बोलते हैं सीमेंटम लेयर। क्या बोलते हैं उसको अपन, सीमेंटम लेयर। ये सीमेंटम जो लेयर होती है बच्चों, ये तीत को गम से पूरी तरह से जोड़ के रखती है। तो इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को कि सीमेंटम कहाँ होती है, ये मसूड़े हैं और ये अपना तीत है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर सीमेंटम लेयर होती है जो इन दोनों को जोड़ के रखती है, ठीक है। तो ये है अपना तीत का स्ट्रक्चर, ध्यान रखेंगे इस बात को। रूट के अंदर से ये इनकम्प्लीट लेयर होती है, ध्यान रखना, कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट हो जाएगी तो फिर ये सारे के सारे ये नर्व फाइबर्स कहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना तीत का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया। ज़्यादा माथापौड़ी नहीं करनी है, सेल्स ध्यान रखनी है, कहाँ होता है ये ध्यान रखनी है, कौन लिविंग होता है कौन डेड होता है, बस ये ध्यान रखनी है आपको, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्लियर। तो ये था अपना तीत का स्ट्रक्चर। फ्लोराइड का ध्यान रखना, फ्लोराइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो नॉर्मली यही आता है, फ्लोराइड डिजीज इज रिलेटेड टू तीत, लगा कर आना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आप देख, तो ये अपना तीत कंप्लीट हो गया, तो एक बार देख लो आप, ठीक है। तो फिर अपन अपना आगे बकल कैविटी का तीसरा स्ट्रक्चर सलाइवरी ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। बस अब ठीक है, चलो, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया तीत के बारे में। तीत का ह्यूमन डेंटेशन फॉर्मूला आपको मैंने बताया। जब तक देखो, अगर वो नॉर्मल पूछता है ह्यूमन डेंटेशन फॉर्मूला बताओ, तो आपको परमानेंट वाला बता के आना है, एडल्ट का बताना 2123 अपन 2123। अगर वो बच्चा नहीं लिखता बेबी का, तब तक अपन को 2102 नहीं बताना, वो देगा ऑप्शन में, ऐसे आ रखे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे। जब तक वो नहीं देता तब तक आंसर नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। तो ज़्यादा बुद्धि मत लगा लेना, ठीक है। और ठीक है, चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हटा दो इसको, हटा दो। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। पूरी शर्ट वाइट हो गई। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। तीसरा बकल कैविटी का अपना तीसरा है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में ज़्यादा मैं बस काम की बातें करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो कितने तरीके की होती है बच्चों, अपने बकल कैविटी में 3 तरीके की होती है। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना इस बात को, बस ये है अपने डाइजेशन में मदद जरूर करती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है बच्चों, अपने अंदर 3 पेयर्स होती है। कितनी पेयर्स होती है बच्चों, 3 पेयर्स होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मैं यहाँ लिख देती हूँ तीनों के नाम, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले होती है बच्चों पैरोटिड ग्लैंड।
ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं इसको, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, ये दोनों अपने जबड़े के नाम होते हैं, ठीक है ना। और तीसरी होती है सब लिंगुअल। बच्चा सब का मतलब होता है नीचे, सब का क्या मतलब होता है, बिलो, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड होती है, ये भी 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, ये भी 1 पेयर। अब आपसे जी वही बात करूँगी जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी लोकेशन, ठीक है। तो इनकी लोकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। पैरोटिड ग्लैंड होती है, एक तो ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन की सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, तो ध्यान रखिए पैरोटिड। अब ये होती क्या है, अपना ईयर लोब देखा है, अपने कान देखा, कान के जस्ट नीचे यहाँ, ईयर लोब के जस्ट यहाँ पर इधर जो ग्लैंड होती है उसको अपन पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ होती है, ये बिलो ईयर लोब, समझ में आया, ठीक है। चलो अब ये वाला देखो, सब मैंडिबुलर देखो, सब मैंडिबुलर कहाँ होती है, जबड़े के नीचे। अब एक्चुअली में होती कहाँ है, ये अपना फेस है, फेस में ही आपको, जब अपने फेस को आप अपने कांच में देखना, आप अपने जब फेस को देखोगे तब आप इसको टर्न करना और यहाँ पर आपको जो एंगल दिखेगा, ये जो एंगल होता है यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं जो एंगल। ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला जबड़े के जस्ट नीचे होता है, सबका मतलब नीचे, तो दोनों जबड़ों के नीचे होता है, इसलिए सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी लगा दिया। और कहाँ होता है, एट जो एंगल, यानी यहाँ पर। तो बिलो अपर एंड लोअर जो एंड एट जो एंगल, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ये होता है ना, ये जो एंगल होता है, तो ये यहाँ दोनों फेस के अंदर जो एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सब लिंगुअल में अब इजी है, लिंगुअल शब्द किससे रिलेटेड था, टंग से रिलेटेड था या नहीं था, तो बताओ ये कहाँ होगी, सब मतलब नीचे, तो ये कहाँ होगी, बिलो टंग। टंग क्या होती है बच्चों, टंग अपने बकल कैविटी का फ्लोर बनाती है, तो टंग के जस्ट नीचे होती है, जस्ट पास की, और सबसे छोटी होती है ये। खैर अब अपन साइज भी लिख देती हूँ। अब लिखते हैं इसका साइज, ये सबसे लार्जेस्ट होती है, याद रखना, पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये मीडियम होती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, और ये सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट। तो ध्यान रखेंगे ये वाली बात, क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इनकी अंदर सेल कौन सी होती है। पैरोटिड ग्लैंड में जो सेल होती है जो सीक्रेट करेगी, ऑब्वियस बात है, ग्लैंड है तो ग्लैंड क्या होगा, कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी, ये तो बात आपको पता है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड में जो सेल होती है, इसके अंदर सेल्स कौन सी पाई जाती है, सीरस सेल। कौन सी होती है बच्चों, सीरस सेल होती है इसमें, एक मिनट, है ना, कौन सी सेल होती है इसमें, सीरस सेल होती है। अब ये क्या करती है सब बताऊंगी, अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। दूसरा, सब मैंडिबल सब मैक्सिलरी में कौन सी होती है, सीरस सेल भी होती है और म्यूकस सेल भी होती है, समझ में आ गया, दोनों सेल होती है, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सेल होती है, ठीक है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, याद रखना, इसमें म्यूकस की मात्रा ज़्यादा होती, म्यूकस सेल ज़्यादा होती है, और सम टाइम कुछ मात्रा में सीरस सेल भी होती है। तो आप पहले तो ये देखो, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको, ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, लिख लिया, आगे बात करें हम। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ ना बच्चों, है ना, थोड़ी जगह नहीं है, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, सुनना। देखो, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबल ग्लैंड और सब लिंगुअल, ठीक है। अब इसके सीक्रेशन की बात करते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करती है। अब पैरोटिड ग्लैंड में क्या है, सिर्फ सीरस सेल है ना, तो बच्चों सुनो, ये क्या सीक्रेट करेगी, वाटर सीक्रेट करेगी, पैरोटिड ग्लैंड वाटर सीक्रेट करती है। इसके साथ साथ ये एंजाइम सीक्रेट करती है, और एंजाइम्स में 2 तरीके के एंजाइम्स होते हैं, एक तो लाइजोजाइम्स और सलाइवरी अमाइलेज, समझ में आ गया। इसके साथ साथ कुछ आयंस भी सीक्रेट करती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सब मैंडिबल क्या करेगी,
थोड़े बहुत अमाउंट में वाटर, बिल्कुल फ्यू अमाउंट में सीक्रेट्स क्या करेगी, वाटर। इसके साथ साथ और क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस मतलब अभी बताती हूँ उसका क्या मतलब होता है। और सलाइव जो सब लिंगुअल होती है वो क्या सीक्रेट करती है, सिर्फ म्यूकस सीक्रेट करती है। चलो अब, और इसके साथ साथ ही कुछ मात्रा में है ना लाइजोजाइम, बिल्कुल कुछ मात्रा में लाइजोजाइम सीक्रेट करती है। चलो अब अपन थोड़ी चर्चा करते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे सब। देखो पैरोटिड ग्लैंड में सीरज जो सेल है वो वाटर और एंजाइम सीक्रेट करेगी, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कौन सी ग्लैंड वाटर के साथ साथ सीक्रेट करती है, क्या, एंजाइम्स भी। याद रखना पेरोटिड ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट नहीं करती, म्यूकस सिर्फ ये दोनों सेल सीक्रेट करती है, ठीक है। म्यूकस क्या होता है, एक ऐसा चिपचिपी पदार्थ होता है जो ना मतलब बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस हो ना, जो सलाइवा जो लार होती है उसको चिपचिप बनाने का काम ये दोनों करते हैं, ना कि ये करता है, ठीक है। ये भी सीक्रेट करेगा वाटर, बल्कि कुछ अमाउंट में म्यूकस, और ये कुछ अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट करेगा, कुछ मात्रा में इसमें एंजाइम्स होंगे। अब सुनो, अगर आपसे पूछे, एग्जैक्ट पूछे एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड, कौन से सलाइवरी ग्लैंड एंजाइम सीक्रेट, तो आप पैरोटिड ग्लैंड लगाओगे, बिना देखे पैरोटिड ग्लैंड लगाओगे, ठीक है। और उसमें कौन सी सेल होती है, सीरस सेल होती है, क्लियर। अब एक और बात सुनो, है ना, यहाँ पर आपको मैं इन एंजाइम के नाम बता देती हूँ। वाटर का तो आपको पता है कि फ्लूइड बनाएगा, इसके साथ आयंस कंसंट्रेशन मेंटेन रखेंगे। लाइजोजाइम एंजाइम बच्चा आपकी बॉडी की हर एक सेल सीक्रेट करती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये एंजाइम से प्रोटेक्शन करने का काम करेगा, बैक्टीरिया को किल वगैरह करने का काम करता है, इसका काम ही यही होता है। अब लाइजोजाइम कहाँ से होगा, लाइजोसोम से, वही देखो आ गई बात वहीं से। लाइजोसोम कहाँ से सीक्रेट, मतलब ये लाइजोजाइम सीक्रेट होते हैं, वो कहाँ सीक्रेट होती है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को मतलब किल करने का काम करते हैं, ठीक है ना, फॉरेन पार्टिकल को। और सलाइवरी अमाइलेज यही अपना मेन टॉपिक है जो अपन को करना है डाइजेशन में, ये अपने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर कैसे करेगा अपन आगे देखेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं, आप ध्यान से सुनेंगे सबके सब। बताओ, एक बात बताओ, सोचो तो क्या, एक बात बताते हो आपको मज़ेदार वाली। कभी आपने नोटिस करा है कि जब अपन को भूख लगती है तभी लार स्रावित होती है। हाँ मैम, बिल्कुल सही बात है, जब भूख लगती है तब लार निकलती है, होता है ना ऐसा, लार निकलती है तो अपन को भूख लगती है, तो हमें पता चलता है हाँ अपन को भूख लग रही है। तो जब खाना खाते समय भूख लग रही है उस समय जो लार स्रावित होती है उसमें ये सब कुछ होता है। लेकिन कभी आपने नोटिस करा होगा कि जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तब भी आपके माउथ में लार स्रावित होती है। आप बोलोगे हाँ मैम हमने करी तो थी, एक दो बार हुई तो थी लार, तो अपन बार बार स्पिट करते हैं, बार बार थूकते हैं, ऐसा होता है बच्चों। तो उस समय आपको भूख नहीं लगती, तो उस समय पैरोटिड ग्लैंड अपने सीक्रेशन नहीं देती। पैरोटिड ग्लैंड सिर्फ तभी अपना सीक्रेशन देती है जब आपको भूख लगती है, क्योंकि भूख लगेगी तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा तो डाइजेशन वाला एंजाइम होगा। तो देखो एंजाइम तो उसी में ही है या नहीं है, हाँ मैम है, बिल्कुल है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जब नॉर्मली जब आप वर्कआउट करते हो तो उस समय सिर्फ ये दोनों अपनी बॉडी से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट करते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ मात्रा में लाइजोजाइम होता है, कुछ मात्रा में वाटर होता है और म्यूकस होता है। आया समझ में, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड उस समय सीक्रेट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड तभी सीक्रेट करती है कि जब आपको भूख लगते समय जब लार आती है तभी सीक्रेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये तो था नॉर्मल। अब एक सबसे लास्ट टॉपिक बताना है मेरे को आपको, और वो है इनकी डक्ट। अब देखो मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ, कोशिश करूँगी मैं डायग्राम अच्छे से बनाने की, वैसे तो पूरी उम्मीद है मेरे को। देखो पूरी कोशिश करूँगी बच्चों में। ये अपना कान है ना, हाँ। अब देखो ईयर लोब के नीचे यहाँ पर ये अपनी बकल कैविटी है, ये नेज़ल चेम्बर है। ईयर लोब के नीचे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, जस्ट ईयर लोब के नीचे यहाँ होती है, और ऊपर से आके नीचे की तरफ एक डक्ट होती है छोटी सी, और वो ओपन होती है अपने बकल कैविटी के अंदर, ठीक है। अपन को सिर्फ छोटा सा पोर होता है, वही पोर होता है। तो ये जो डक्ट है, तो पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है उसको अपन बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट, यही क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड में कौन सी डक्ट होती है जो उसके एंजाइम को बकल कैविटी में पहुंचाती है, तो स्टेंसन डक्ट होती है। दूसरी कौन सी थी आपके, सब लो एट जो एंगल पे, यानी यहाँ पर, यानी ये वाली सब यानी यहाँ पर। तो ये कहाँ होती है बच्चों, यहाँ होती है। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, यानी यहाँ पर, ठीक है, ये अपने यहाँ पर होती है चार एंगल पर। तो इस डक्ट का नाम है, इस डक्ट का नाम है बच्चों बार्थोलिन डक्ट, बार्थोलिनी या बार्थोलिन जो भी है डक्ट, है ना, या फिर इसको बोलते हैं रिविनस डक्ट, रिवीनस डक्ट,
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ। और एक जो लास्ट में यहाँ पर जो कहाँ होती है, आपकी जीभ के नीचे होती है। अब जीभ के नीचे तो यहाँ होगी, जीभ के नीचे मतलब यहाँ होगी, तो ये यहाँ होती है, ये वाली डक्ट। ठीक है, तो इस डक्ट का नाम होता है अपने पास, ठीक है, इस डक्ट का नाम अपन क्या बोलते हैं, हाँ, वॉटसन डक्ट। तो अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको वापस समझाती हूँ। देखो, पहले मैं लिख दूँ, ये कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड, ये कौन सी है, सबमैंडिबल, सबमैक्सिलरी, और ये कौन सी है, सबलिंगुअल। ठीक है, तो सब पैरोटिड से जो डक्ट निकलती है, जिससे एंजाइम वगैरह निकलेंगे, वो डक्ट होती है स्टिन्सन डक्ट। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल से जो डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं अपन बार्थोलिन डक्ट, और आपको क्या बोलते हैं, इसको रिविनस डक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। और जो सब लिंगुअल से जो डक्ट निकलती है उसको अपन बोलते हैं बच्चा वॉटसन डक्ट। तो ज़रा मुझे बताओ, ग्लैंड कितनी हुई, एक तरफ को बता दिया, तो इस तरफ भी होगी तो कितनी होगी, 6 हो गई, तो डक्ट भी कितनी होगी, टोटल 6 हो गई ना। तो ये डक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डक्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक है, लेक्चर एंड करते हैं, वो है सलाइवा का सीक्रेशन या कंपोजिशन। तो फटाफट बता दूँ सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, और इसका पीएच वगैरह बता देती हूँ, और कितना सीक्रेट होता है पूरे पर डे वगैरह। ठीक है, देखो, तो सलाइवा का सीक्रेशन देख लेते हैं। सलाइवा में क्या होता है, वाटर होगा, बता दो, एंजाइम्स होंगे, एंजाइम कौन सा होगा, लाइसोजाइम्स के साथ सलाइवरी अमाइलेज। रिमेंबर द पॉइंट, यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज है, कभी भी अमाइलेज मत लिखना। सलाइवरी अमाइलेज को बच्चों टाइलिन कहते हैं, पता है ये तो बात आपको। सलाइवरी अमाइलेज को क्या बोलते हैं बच्चों, टाइलिन बोलते हैं। खैर अभी आगे बात करेंगे इसकी। इसके साथ साथ आयंस होते हैं, आयंस में सोडियम, पोटेशियम, है ना, क्लोराइड, ये होते हैं। आयंस के साथ इसमें म्यूकस होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। और क्या होता है ना, हाँ, और ये हो गया, हाँ। और एक बात आपको याद रखनी है इसके साथ साथ, हाँ, इसका पीएच, इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8 लगभग। ठीक है, कितना होता है, 6.8 होता है पीएच। पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है, और वॉल्यूम ये कितना निकलता है, 1.5 लीटर लगभग, इतना सीक्रेट होता है पर डे, 1.5 लीटर पर डे, यानी हर दिन में आपके 1.5 लीटर तक बन सकता है अपने बॉडी के अंदर सलाइवा। समझ में आ गया। तो ये था अपना सलाइवरी ग्लैंड। तो देख लो, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है ना, बिलो द ईयरलोब होती है, सीरस सेल होती है। सीरस सेल क्या क्या सीक्रेट करती है बता दिया। एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, आपको अगर पूछ ले सलाइवरी अमाइलेज कौन सी तो बता देना, सीरस सेल, पैरोटिड। ठीक है, सब मैक्सिलरी का बता देना, सेम सब लिंगुअल का। और जो मेन टॉपिक था डक्ट वाला वो बता, यही डक्ट आप, ये इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों, समझ में आया। ठीक है, और सलाइवा का कंपोजिशन। ठीक है, अपन 4 जूसेस का कंपोजिशन पढ़ेंगे। एक तो सलाइवा पढ़ लिया, एक पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस, दूसरा अपना है गैस्ट्रिक जूस, तीसरा अपन पढ़ेंगे पेनक्रियाटिक जूस, और चौथा पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस। तो ये 4 जूसेस पढ़ेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे सबसे एंड में। सलाइवा को कंपेयर करेंगे, दिस गैस्ट्रिक जूस एंड पेनक्रियाटिक, सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बस एक बार आप ढंग से बस लेक्चर को देखते जाओ, ताकि मेरे को भी लगे हाँ भाई ठीक है। बच्चों देखो, बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं इसमें, अगर देखोगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो फिर मैं क्यों बना रही हूँ, तब तो फिर तुम टेस्ट सीरीज ही दे दो, फिर मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, खैर कोई बात नहीं, आप इसको देखना। तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना। 6.8 तक या 6.5 तक हो सकता है पीएच इसका, इससे कम, इसलिए अपन ब्रश करते हैं, क्योंकि ब्रश नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर, अपने माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करके एसिडिटी बढ़ा देते हैं। इसलिए अपने माउथ के अंदर 5.5 से अगर जब कम हो जाता है तो दांत डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए अपन ब्रश करते हैं, क्योंकि कॉलगेट में सॉल्ट्स होते हैं और सॉल्ट होते हैं बेसिक, तो वो क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए अपन ब्रश करते हैं। तो ब्रश करते रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये अपना आज बक्कल कैविटी जो फर्स्ट ऑर्गन था उसके स्ट्रक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया। फंक्शन मैंने जिस चीज़ का बता दिया, मैंने डाइजेशन का फंक्शन एक भी नहीं बताया, डाइजेशन की एक साथ बात करेंगे, ठीक है। तो अब अपन अगले लेक्चर में देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, उसको पूरा पोस्टमार्टम करके देखेंगे, ठीक है। चलो, पढ़ते रहो अच्छे से और एनसीईआरटी देखते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।